नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा क्लास 10 हिंदी ए का मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो गया है। यह मॉडल प्रश्न पत्र विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव आंसर का वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो में आप उत्तर लिखने का सही तरीका सीखेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। पत्र लिखन, निबंध और विज्ञापन कैसे लिखा जाता है, एक आदर्श उत्तर कैसे परोसे जाते हैं, इस कला से आप परिचित हो पाएंगे। खंड का अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ये आपके गद्यांश से है। निम्नलिखित गद्यांश से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, किन्हीं 5 के उत्तर दे। प्रकृति पर्व सरहुल वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला जनजातियों का प्रमुख पर्व है। पतझड़ में पेड़ों की पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं। ये आपके गद्यांश है, इसे आप पढ़ लें। तो इसके बाद प्रश्नोत्तर की ओर जाते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकृति पर्व सरहुल कब एवं किनके द्वारा मनाया जाता है? उत्तर है, सरहुल जनजातियों द्वारा वसंत ऋतु में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, सरहुल पर्व की शुरुआत किस माह से होती है और वह कितने दिनों तक चलती है? तो उत्तर है, सरहुल पर्व की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से होती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलती है। तीसरा प्रश्न है, सरहुल पर्व के पहले दिन क्या होता है? उत्तर है, सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। यहाँ पर छिड़का होगा। चौथा है, पहान क्या करते हैं? पहान जनजातियों के पुजारी होते हैं। पहान द्वारा हर घर की छत पर साल के फूल को रखा जाता है और सरहुल पर्व के तीसरे दिन पहान उपवास रखता है। पांचवा है, सरहुल के पूजा स्थल पर किन फूलों से पूजा होती है? तो सरहुल के पूजा स्थल पर सरना पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है। तो उनके पूजा स्थल का नाम क्या है? सरना, और सरई के फूलों की पूजा की जाती है। छठा प्रश्न है, लेटे कैसे बनता है? लेटे बलि चढ़ाए गए मुर्गी तथा चावल को मिश्रित कर बनाई जाती है। सातवां प्रश्न है, सरहुल फूलों का विसर्जन किस स्थान पर कब किया जाता है? उत्तर है, सरहुल फूलों का विसर्जन गिरीवा नामक स्थान पर चौथे दिन किया जाता है। ये 7 प्रश्न हैं और 7 में से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। और ये आपकी अपठित गद्यांश से है, जो आपके ऊपर गद्यांश जो दिया हुआ था इसी से संबंधित आपके प्रश्न है। इसके बाद ये खंड ख का है, आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज से है, लघुत्तरीय प्रश्न है। निम्नलिखित 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दे। 7 में से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, इसको ध्यान में रखना है। और यह प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 3 अंक के हैं। 8वां प्रश्न है आपके सामने, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि प्रजा को नहीं सताया जाना चाहिए। गोपियां राजधर्म के बहाने कृष्ण पर व्यंग्य करती हैं। राजा प्रजा को अत्याचार से मुक्त करते हैं, और एक राजा होते भी हम गोपियों पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं? 9वां प्रश्न है, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा निम्नलिखित क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। पहला है चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरा राजनीति के क्षेत्र में, तीसरा शिक्षा के क्षेत्र में, चौथा चित्रकला के क्षेत्र में, पांचवा अभिनय के क्षेत्र में, छठा नृत्य के क्षेत्र में, सातवां खेल के क्षेत्र में, आठवां साहित्य के क्षेत्र में। इसमें इस प्रकार पॉइंट में लिखने से उत्तर दिखने में भी सुंदर लगता है और यह परीक्षा को आकर्षित भी करता है। 10वां प्रश्न है, जाज पंचम की नाव को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? उत्तर है, जाज पंचम की मूर्ति के नाव को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित प्रयत्न किए। पहला है, जिस पत्थर से जाज पंचम की मूर्ति बनाई गई थी उस पत्थर की तलाश मूर्तिकार ने खूब किया, पर उसे वह पत्थर नहीं मिला। दूसरा बिंदु है,
अपने देश के नेताओं की मूर्ति के नाक को जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने का निष्फल प्रयास किया गया। तीसरा है बिहार के सचिवालय के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों के भी नाक लगाने का प्रयास किया गया। उन बच्चों की नाक से भी जॉर्ज पंचम से भी बड़ी निकली। अगला बिंदु है अंततः मूर्तिकार ने जिंदा व्यक्ति के नाक लगाने का प्रयास किया और इस कोशिश में वह सफल हो गया। तो इस प्रकार अलग अलग बिंदु सह उत्तर लिखने से आपके उत्तर दिखने में सुंदर भी लगते हैं और यह परीक्षा को आकर्षित भी करता है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। उत्तर है अट नहीं रही है कविता में कवि निराला ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। पहला है फागुन का सुगंध सर्वत्र फैला हुआ है। दूसरा है फागुन के सौंदर्य से प्रकृति लदी हुई है, चारों तरफ हरे हरे पत्ते हैं तो कहीं कोपल जो नवीन पत्तियां पेड़ों की नवीन पत्तियां आती है उसको कोपल कहा जाता है, उसे किसलय भी कहा जाता है। तो कहीं कोपल की लालिमा है, सुगंधित पुष्प की मोहकता चहुं ओर फैली हुई है। अगला बिंदु है फागुन की मादकता से मन में उमंग और नव ऊर्जा का संचार चारों तरफ हो रहा है। अगला बिंदु है मौसम इतना सुहाना है कि चारों तरफ फागुन का असीम सौंदर्य फैला हुआ है जिस पर से आंखें नहीं हट पा रही हैं। 12वां प्रश्न है फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है। यह आपका पाठ है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा के दिव्य चमक से है। उत्तर है लेखक ने फादर बुल्के की उपमा यज्ञ की पवित्र आग से की है। जिस तरह यज्ञ की अग्नि पवित्र होती है और उसमें तप तेज व सुगंध होती है, उसी प्रकार फादर कामिल बुल्के का जीवन भी ऐसा ही था। फादर बुल्के का जीवन बहुत पवित्र था, वह काम क्रोध और मोह से मुक्त थे। उन्होंने एक तपस्वी की भांति जीवन यापन किया, उनमें असीम करुणा थी, उनके व्यक्तित्व में मनमोहक सुगंधि थी जिससे उनके निकट आकर कोई प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। यहाँ वह के स्थान पर वे होगा। 13वां प्रश्न है पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। नेताजी के चश्मा पाठ से है जिसके लेखक स्वयं प्रकाश। उत्तर है पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसकी तोंद निकली हुई थी, बात करते समय उसकी तोंद थिरकती रहती थी। वह इतना पान खाता था कि उसकी बत्ती सी लाल काली हो गई थी। उसकी बातों में व्यंग्य का पुट होता था। वह रसिया और मजाकिया स्वभाव का था। 14वां प्रश्न है, यह भी नेताजी के चश्मा पाठ से लिया गया है। चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे। उत्तर है हालदार साहब के मनोमस्तिष्क में चश्मे वाले की छवि इस प्रकार था कि चश्मे वाला कोई पुराना फौजी होगा और वह कोई देशभक्त जवान होगा, मगर अचानक एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी देखकर हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। हालदार साहब सोचने लगे कि चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। ये आपका खंड ग है, रचना व्याकरण से है। दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में एक निबंध लिखिए। ये आपके 5 अंक के हैं। पहला है हमारा झारखंड, संकेत बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर, इसी के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। दूसरा है समय अमूल्य धन है, यानी समय की महत्ता पर लिखना है, इसका भी संकेत बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर। तीसरा है खेलकूद का महत्व, संकेत बिंदु दिया हुआ है, खेल का महत्व, खेल और चरित्र, खेल भावना का विकास। तो ये खेल कूद का महत्व के आधार पर आप कैसे सही उत्तर लिखेंगे, किस प्रकार एक आदर्श निबंध को लिखा जाता है, इसे आप पढ़ करके देख करके आप समझ पाएंगे।
एक आदर्श निबंध कैसे लिखा जाता है। खेलों की महिमा का वर्णन करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, मेरे नवयुवक मित्रों, बलवान बनो। तुमको मेरी यही सलाह है। गीता के अभ्यास की अपेक्षा फुटबॉल खेलने के द्वारा तुम स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच जाओगे। तुम्हारी कलाई और भुजाएं अधिक मजबूत होने पर तुम गीता को अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तो एक निबंध लिखने के लिए आप काव्य पंक्ति से शुरू कर सकते हैं या किसी महापुरुष की जो सूक्तियाँ होती हैं उससे शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद ने खेल कूद का जो महत्व है उनका एक सूक्ति है, एक कथन है, इसी से यहाँ पर निबंध की शुरुआत की गई है। इसके बाद है आपका स्वामी विवेकानंद के इस कथन से स्पष्ट है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव है और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए खेल आवश्यक है। जीवन में खेल के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2018 में खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। यानी जो निबंध होता है उसे वर्तमान संदर्भ से रिलेट करने से निबंध आपका आकर्षक हो जाता है। भारत सरकार का भी फोकस है खेलो इंडिया कार्यक्रम के द्वारा। खेलने से शरीर पुष्ट और मजबूत होता है, मांसपेशियां उभरती हैं, भूख बढ़ती है, शरीर शुद्ध रहता है और आलस से दूर होता है। मन में सरसता और उत्साह का संचार होता है। स्वस्थ छात्र पुस्तकीय ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता अधिक रखता है। अतः पुस्तक की शिक्षा को सुलभ बनाए रखने के लिए खेल जरूरी है। इसके बाद दूसरा बिंदु दिया है खेल और चरित्र। खेल और चरित्र यहाँ पर जो है अंडरलाइन भी कर देंगे आप, या तो आप जो बिंदु होता है उसे काले पेन से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है ब्लू इंक से आप लिखेंगे। खेल और चरित्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, दूध पियो खेला करो नित्य जपो हरि नाम, हिम्मत से कार्य करो पूरे होंगे सब काम। यह स्वास्थ्य हमें व्यायाम अथवा खेलकूद से मिलता है। खेलों से छात्र के चारित्रिक गुणों का विकास होता है। खेलकूद से मन में सहिष्णुता, अनुशासन, धैर्य और साहस का विकास होता है तथा सद्भाव के गुण विकसित होते हैं। तो निबंध में काव्य पंक्तियों को, महापुरुष की सूक्तियों को लिखने से आपका निबंध बहुत सुंदर जान पड़ता है, बहुत अच्छा आकर्षक हो जाता है, जो परीक्षा को भी आकर्षित करता है। इसके बाद है तीसरा बिंदु है खेल भावना का विकास। खेल भावना का अर्थ है हार जीत में एक समान रहना। इसी कारण छात्र सुख दुख में एक समान रहना सीखता है। यह खेल भावना खेल द्वारा विकसित होते हैं। खेल के मैदान में हारना, हार को सहज रूप में स्वीकारना और खेल में जीतना, जीत को सहजता से लेना, यह गुण खेल से ही प्राप्त होते हैं। इसी खेल भावना के कारण मनुष्य दुख में न घबराता है और सुख में न इतराता है। यह असाधारण गुण हम खेल खेल में सीख जाते हैं। इसके बाद निष्कर्ष है, खेलकूद से शरीर में ताजगी और स्फूर्ति का संचार होता है। तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, और मन स्वस्थ होता है तो सारे कार्य सुगमता से और ससमय संपन्न होते हैं। पाश्चात्य विद्वान पी सायरा ने कहा है, अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन में दो सर्वोत्तम वरदान है और यह खेल से संभव है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, मलेरिया से बचाव हेतु जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के एक अनुरोध पत्र लिखिए। ये 5 अंक का है आपका। तो उत्तर है सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका मेदिनीनगर, या आप जहाँ से हैं वहाँ के आप लिख सकते हैं या कहीं का भी लिख सकते हैं यह स्थान को। विषय मलेरिया से बचाव के संबंध में। महोदय, मैं आपका ध्यान सुदना मोहल्ला में मलेरिया के प्रकोप की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस मोहल्ले में आजकल मच्छरों का भयंकर उत्पात मचा हुआ है। यहाँ के सभी खुली नालियों में जल जमाव के कारण मच्छरों का अड्डा बना हुआ है। इसी कारण हर घर में मलेरिया के रोगी हैं। विगत 2 वर्षों से मलेरिया रोधी मच्छरदानी और
मच्छर मारक धूम्र वाहन नहीं चलाए जा रहे हैं। मच्छर मारक धूम्र वाहन जो वाहन होता है जिससे धुआं निकलता है, गलियों में जो घूमते हैं और वहाँ से मच्छर का नाश होता है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मच्छरनाशक दवाई छिड़कने की व्यवस्था की जाए और मलेरिया रोधी मच्छरदानी की व्यवस्था की जाए तथा पूरे मोहल्ले में सफाई अभियान चलाया जाए। धन्यवाद। दिनांक प्रार्थी छात्र के लिए प्रार्थी होगा और छात्राओं के लिए प्रार्थिनी इस प्रकार लिखाएगा, या भवदीय छात्र के लिए भवदीय होगा और छात्राओं के लिए भवदीया दोनों में से कोई एक। इसके बाद नाम देना है, मोहल्ला हो जाएगा और मेदिनीनगर झारखंड। अथवा है 2 पत्र होते हैं, दोनों में से कोई एक बनाना होता है। यह प्रश्न है, समय के सदुपयोग और परिश्रम के महत्व को बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। उत्तर है परीक्षा भवन। आप परीक्षा में बैठ कर के लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन लिखेंगे। इसके बाद कहाँ लिख रहे हैं तो उस परीक्षा भवन या विद्यालय, अपने विद्यालय का भी नाम दे सकते हैं या ये डॉट भी कर सकते हैं आप। दिनांक हो गया आपका जो 22 मार्च 2023 को आपका हिंदी का एग्ज़ाम होगा, तो उस दिन का डेट आप लिख देंगे। प्रिय अनुज, यहाँ अपने भाई का नाम लिखेंगे। शुभाशीष या शुभ आशीर्वाद या स्नेह। ऐसा है तुम अपने छात्रावास में प्रसन्नता पूर्वक रह रहे होगे। कल मेरे पास तुम्हारे हॉस्टल के वार्डन का फ़ोन आया था कि तुम इधर पढ़ाई में लापरवाही कर रहे हो। मेरे भाई, जीवन में सफल होने के लिए 2 मंत्र हैं, वह है समय का सदुपयोग और परिश्रम को अपने जीवन का अंग बनाना। फ्रैंकलिन के इस कथन को हमेशा याद रखो, वक्त को बर्बाद न करो क्योंकि जीवन इसी से बना है। जो समय को बर्बाद करता है, समय का रथ उसे बुरी तरह रौंद डालता है। इसलिए प्रत्येक कार्य निश्चित समय पर किया करो। पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेल के समय खेल, यही समय का सदुपयोग है। जीवन में सफल होने के लिए दूसरा मंत्र है परिश्रमी बनना। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मत रुको। परिश्रम ही सफलता तक पहुंचने वाली सीढ़ी है। जो मेहनत से इनकार करता है वह अपने जीवन में पिछड़ जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई, जीवन में कामयाब होना है तो समय का सदुपयोग करो और परिश्रमी बनो। मन लगाकर पढ़ो और अपने माँ पिताजी के सपनों को साकार करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा भाई। तो ये जो है आपके समय का महत्व और परिश्रम की महत्ता से संबंधित अपने छोटे भाई को सलाह देना है। तो यह बहुत प्रेरणादायी इसमें है कि वक्त को बर्बाद ना करो क्योंकि जीवन इसी से बना है। इसलिए आप ही अपने पढ़ाई की ओर ध्यान रखिए। आपका एक एक क्षण, एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई को पूरा करना है। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। 17वां और अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध हर्बल साबुन उत्पाद की बिक्री हेतु लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। 5 अंक का है यह विज्ञापन है, लिखना है आपको। बहुत सारे विद्यार्थी इस विज्ञापन को लिखने से अपरिचित रहते हैं, नहीं पता कि विज्ञापन कैसे लिखा जाता है। तो आप क्या करेंगे कि आपका जो है हर्बल साबुन उत्पाद का बिक्री हेतु विज्ञापन लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, त्वचा की कांति, सौंदर्य की क्रांति। आप अखबार में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे, रेडियो में सुनते होंगे कि किस प्रकार विज्ञापन आते हैं, प्रचार होता है। एक विज्ञापन लिखने का तरीका है कि उसमें तुक होना चाहिए, एक छंद होना चाहिए, एक उसमें संगीत का एक लय होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे त्वचा की कांति, कांति यानी चमक, और सौंदर्य की क्रांति। तो कांति और क्रांति एक इसमें एक लय है। सौंदर्य हर्बल साबुन, इसको बड़ा में लिखना है। इसके बाद है हानिकारक रसायन रहित शुद्ध जड़ी बूटियों से निर्मित। प्रकृति का है यह श्रृंगार, त्वचा में लाए पूरा निखार। आज ही आजमाइए सौंदर्य उत्पादक विक्रय केंद्र, संपर्क करें या मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार आप
उसको घेर लेंगे। लिखने के बाद उसको क्या करेंगे, चारों तरफ से इसको घेर देंगे। और यहाँ पर ये देख रहे हैं किस प्रकार विज्ञापन लिखा जाता है। इसमें आप 2 कलर के पेन यूज कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक यूज कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद दूसरा है विज्ञापन से अथवा में है, दो विज्ञापनों में से किसी एक विज्ञापन पर लिखना होता है। प्रश्न है, अपने पुराने मकान को बेचने संबंधी विज्ञापन का उल्लेख 50 शब्दों में तैयार कीजिए। मकान बिक्री हेतु उपलब्ध। स्थान बेरिया चौक मेदिनीनगर। सुविधाएं 8 कमरे, हरा भरा लॉन, पुष्प वाटिका, मकान के निकट खेल का मैदान, स्कूल, मार्केट और मॉल। मकान के दोनों तरफ 15 फीट चौड़ा रास्ता। संपर्क करें इस मोबाइल नंबर पर। लिखने के बाद चारों तरफ इसको ये क्या करना है, घेर देना है। इसमें 2 कलर के यूज कर सकते हैं और जिस पर जो विषय होता है उसको बड़ा लिखेंगे, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं यहाँ पर। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि हमारा वीडियो आपके हिंदी की समझ को विकसित करता है, हिंदी व्याकरण की समझ को विकसित करता है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।